हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का एक बार फिर से हमारा सुंदर सा चैनल एबी केमिस्ट्री वाला आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। तो बच्चों, आज हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो ईपी बोर्ड से संबंधित क्वेश्चन लेके आए हैं। यानी कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे उन पर ध्यान नहीं देते हैं, कभी पढ़ते नहीं है कि ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वही क्वेश्चन आज हम लेके आए हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और आप लोग ध्यान नहीं देते हैं उन क्वेश्चनों को। बहुत ही छोटे क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन बच्चों जो है हमारा, वो क्वेश्चन कहता है कि मोलर उन्नयन स्थिरांक और मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है। यानी कि मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक तथा मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, उन्नयन स्थिरांक में क्या अंतर है या कैसे इसे डिफाइन करोगे। स्थिरांक मोलर एंड मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होते हैं, तो इस पर आज हम बात करेंगे कि आखिर ये मोलर और मोलल उन्नयन स्थिरांक होते क्या हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले हम मोलल उन्नयन स्थिरांक सभी बच्चे लगभग जानते होंगे। और तो मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, यानी कि आप लोगों ने पढ़ा होगा उन्नयन। उन्नयन का मतलब क्या होता है, वृद्धि होता है। और वृद्धि किस में होती है, क्वथनांक में। ठीक है, यानी कि जब किसी विलायक में आवासशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे हम क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। जो क्वथनांक में वृद्धि होती है उसे क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। बट यहाँ पर है मोलल उन्नयन स्थिरांक, तो उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अलग से पॉइंट डाल लेंगे। पहले मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, यानी कि जब 1000 ग्राम विलायक में, क्या लिखेंगे, जब 1000 ग्राम विलायक विलायक में एक मोल एक मोल विलेय पदार्थ मिलाया जाता है। विलेय पदार्थ, एक मोल विलेय पदार्थ मिलाया जाता है। विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, मिलाया जाता है। जब 1000 ग्राम विलायक में एक मोल विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में वृद्धि, उसके क्वथनांक में वृद्धि मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। तो उसके क्वथनांक में वृद्धि मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाती है, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाती है, उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। और क्या है कि ये तो डेफिनेशन हो गई। अब फार्मूले से देखिए, समझिए। हम सभी लोगों ने मोलल उन्नयन स्थिरांक बराबर फार्मूला पढ़ा है, या
क्वथनांक उन्नयन बराबर फार्मूला क्या पढ़ा है, क्वथनांक उन्नयन यानी कि डेल्टा टीवी इक्वल टू के इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन, ठीक है, अपॉन क्या होगा, यानी कि स्मॉल एम ए क्या है, एटॉमिक मास है, यानी कि आणविक द्रव्यमान, गुणा कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक का भार है। तो इसे के को हम क्या कर लेंगे, के भी लिख लेंगे, के बी। और के बी क्या है, जहां के बी क्या है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है, ठीक है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जब भार बटे अणुभार एन होता है, एन स्मॉल एन बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार यानी कि एम ए, यानी कि एन क्या है, मोल है, ये क्या है, एक मोल है, एक मोल। यदि एन का मान एक मोल है अर्थात डब्ल्यू अपान एम ए का मान एक है, तो यहां पर जो डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू यानी कि इसे अगर हम केजी में चेंज कर लें तो यहाँ डब्ल्यू को क्या लिख लिया, ग्राम लिख लिया, डब्ल्यू ग्राम में है। तो डेल्टा टीबी यानी कि क्वथनांक में उन्नयन बराबर, यानी कि केबी क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक इंटू ए भी मान क्या हो गया, इसका मान स्मॉल डब्ल्यू अपान एम ए का मान 1 हो गया। और जब इसे ग्राम को केजी में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, ग्राम को 1000 ग्राम है, यदि यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू यहाँ कह रहा है कि 1000 ग्राम में जब 1000 ग्राम विलायक में, तो स्मॉल डब्ल्यू क्या कर दिया हमने, सॉरी स्मॉल डब्ल्यू नहीं, कैपिटल डब्ल्यू 1000 ग्राम कर दिया, 1000 ग्राम कर दिया। तो 1000 बटे 1000, तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो यहां बचा क्या, डेल्टा टीबी इक्वल टू केवी, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या बचा, केवी बचा। तो यही तो हमने डिफिनीशन की है। मैंने कहा है कि 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में वृद्धि मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाती है, अर्थात क्वथनांक में वृद्धि वो मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर होगी, ठीक है। तो ये बात समझ में आई होगी। तो डेल्टा टीबी बराबर क्या हो गया, केवी हो गया। ये सभी पॉइंट आप नोट करिए, इसके बाद दूसरा पॉइंट, तब तक इंक डाल लेते हैं, बताइए भाई। अगला जो टॉपिक है हमारा वो मोलर उन्नयन स्थिरांक है। मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होता है बच्चों, उतारिए जरा। बिल्कुल क्लीन नहीं हो रहा भाई, साफ नहीं हो रहा। तो देखिए अगला पॉइंट, हम कहां पे पहुंचते हैं, मोलर उन्नयन स्थिरांक। इसकी डिफिनीशन कैसे करेंगे, मोलर उन्नयन स्थिरांक की, मोलर उन्नयन स्थिरांक, उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, मोलर उन्नयन स्थिरांक का मतलब क्या है
कि जहां पर आपने विलायक 1000 ग्राम लिया था, बस और कुछ नहीं है कि जहां पर आपने विलायक 1000 ग्राम लिया था वहीं पे आप कह देंगे कि 100 ग्राम विलायक में उपस्थित यदि विलेय पदार्थ के मोल की संख्या 1 है, यदि यानी कि विलेय पदार्थ डालने हैं वो 1 मोल है, तो उस विलयन के क्वथनांक में जो वृद्धि होगी वो मोलर उन्नयन स्थिरांक के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? मोलर उन्नयन स्थिरांक के बराबर होगी। तो देखिए बच्चों, हमने क्या बताया है? मोलर उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, तो इसकी भी डिफिनेशन लिख दे रहे हैं कि जब किसी 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलायक में जब किसी 100 ग्राम विलायक में 1 मोल विलेय पदार्थ यानी कि सल्यूट 1 मोल सल्यूट डिजॉल्व करेंगे, 1 मोल विलेय पदार्थ जब किसी 100 ग्राम विलायक में 1 मोल विलेय पदार्थ उपस्थित होता है या घुलते हैं, उपस्थित या मिलाते हैं, 1 मोल विलेय पदार्थ मिलाते हैं, क्या लिखेंगे? मिलाते हैं तो विलयन के क्वथनांक में वृद्धि तो विलयन के क्वथनांक में वृद्धि मोलर उन्नयन स्थिरांक के बराबर होगी। तो विलयन के क्वथनांक में वृद्धि मोलर उन्नयन स्थिरांक के बराबर होती है या ये भी कह सकते हैं कि क्वथनांक में वृद्धि मोलर उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक में वृद्धि को मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं या मोलर उन्नयन स्थिरांक के बराबर होती है। बात एक ही है, जैसे पिछले अभी हमने मोलर उन्नयन स्थिरांक में ड्राइव किया था फार्मूला, यानी कि इसी डिफिनेशन के आधार पर, तो इसमें भी उसी डिफिनेशन के आधार पर हो जाएगा कि क्या हो जाएगा? डेल्टा टी वी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? के वी ए मोलर उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, मोलर उन्नयन स्थिरांक है यहाँ पर उससे पहले क्या था? मोलर उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, अब एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं, बहुत ही छोटा टॉपिक जो बच्चे अक्सर पढ़ते नहीं है, जिसको कहते हैं प्रतिलोम परासरण दाब क्या होता है। प्रतिलोम परासरण दाब क्या होता है बच्चों? तो इस की बात करेंगे। प्रतिलोम परासरण क्या होता है? ठीक है, तो देखिए, ये वीडियो को रोक करके आप लोग उतार सकते हैं इसको, या नहीं सॉफ्ट हो रहा थोड़ा। तो देखिए, अगला पॉइंट क्या है बच्चों कि प्रतिलोम परासरण क्या होता है। प्रतिलोम परासरण की बात करते हैं, समझ में आ रहा होगा। प्रतिलोम परासरण या प्रतिपरासरण का मतलब होता है परासरण के विपरीत प्रक्रिया। परासरण के दाब के यानी जो परासरण में प्रक्रिया होती है, उस परासरण प्रक्रिया के विपरीत प्रक्रिया अगर उत्पन्न हो जाए, ऐसा दाब लगा दें या इतना दाब लगा दें कि परासरण की विपरीत प्रक्रिया हो जाए, तो उसी विपरीत प्रक्रिया में जो प्रयुक्त किया गया दाब प्रतिलोम परासरण कहलाएगा। तो इसी पर हम
बात यानी कि इसी पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए भाई, प्रतिलोम, प्रति दिखाई नहीं पड़ रहा होगा भाई इतनी ऊंचाई पर, प्रतिलोम परासरण, प्रतिलोम परासरण या प्रतिपरासरण, प्रतिपरासरण भी कह सकते हैं इसे। क्या कह सकते हैं? प्रतिपरासरण, प्रतिपरासरण। तो प्रतिपरासरण बच्चों क्या होता है, इस बात की चर्चा करते हैं हम। ठीक है, तो प्रतिलोम परासरण में क्या होता है कि जब किसी बेलन पर लगाया गया वह अतिरिक्त दाब, जिसमें, या ऐसे कहेंगे कि बेलन पर लगाया गया परासरण दाब से अतिरिक्त दाब। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? किसी बेलन पर लगाया गया किसी बेलन पर लगाया गया वह अतिरिक्त दाब जो परासरण दाब से अधिक हो, जो परासरण दाब से अतिरिक्त हो, किसी बेलन पर लगाया गया वह अतिरिक्त दाब जो परासरण दाब से अतिरिक्त हो, अतिरिक्त यानी कि अधिक हो, अतिरिक्त की जगह पे आप अधिक लिख लीजिए, जो परासरण दाब से अधिक होता है जिससे विलायक के कण जिससे विलायक के कण विलयन से अर्ध पारगम्य झिल्ली से गुजरकर विलायक की ओर चले जाते हैं। अर्धपारगम झिल्ली से गुजरकर विलायक की ओर चले जाते हैं, प्रतिलोम परासरण दाब कहलाता है या प्रतिलोम परासरण कहलाता है। विलायक की ओर चले जाते हैं, प्रतिलोम परासरण कहलाता है। प्रतिलोम परासरण कहलाता है। तो यानी कि यहां से शब्द से भी समझ में आ रहा है कि परासरण क्रिया के विपरीत यदि प्रक्रिया उत्पन्न हो जाए तो बेलन पर लगाया गया वह अतिरिक्त दाब क्या कहलाएगा? प्रतिलोम परासरण कहलाएगा। ठीक है, ये हमने डेफिनेशन इसलिए लिखा दी है, कुछ बच्चे कहते हैं हमें मिलती नहीं लिखी हुई, या ढूंढ नहीं पाते हैं, या उन्हें सुटेबल परिभाषा निकाल नहीं पाते हैं, छांट नहीं पाते हैं, तो इसीलिए लिखा दी है। अब इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है, यानी कि परासरणी गुणांक जो टॉपिक होता है वो अब हम आप लोगों को बताएंगे। सर्दी बहुत है भाई। तो अगला टॉपिक जो है
परासरणी गुणांक। परासरणी गुणांक क्या होता है बच्चों? ये भी बहुत छोटी सी डिफिनीशन है, बस याद नहीं करते, कहते हैं ये नहीं आएगा परासरणी गुणांक। तो मैंने यानी कि वो टॉपिक उठाए हैं जो एग्जाम में ज्यादातर पूछ दिए जाते हैं, और ये बहुत छोटे टॉपिक है। परासरणी गुणांक, परासरणी गुणांक। परासरणी गुणांक क्या होता है? ठीक है, तो लिखेंगे परासरणी गुणांक को हम स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो हम लिख देंगे कि जो परासरणी गुणांक होता है वो वन हाफ गुणांक के प्रेक्षित तथा चरम मान के अनुपात को परासरणी गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो बस यही वैल्यू, यही लिखना है। लिखेंगे वन हाफ गुणांक, वन हाफ गुणांक के वन हाफ गुणांक, और वन हाफ गुणांक को हम लोग जानते हैं कि किससे प्रदर्शित करते हैं? वन हाफ गुणांक को वही वन हाफ गुणांक को हम आई से भी प्रदर्शित करते हैं। किससे? आई से, स्मॉल आई से। तो लेकिन यहां पर हम सिर्फ कहेंगे वन हाफ गुणांक के प्रेक्षित 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 सॉरी प्रेक्षित वन हाफ गुणांक के प्रेक्षित मान तथा चरम मान के वन हाफ गुणांक के प्रेक्षित मान तथा चरम मान के अनुपात को परासरणी गुणांक कहते हैं। अनुपात को परासरणी गुणांक कहते हैं। परासरणी गुणांक कहते हैं। परासरणी गुणांक कहते हैं। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं, तो वन हाफ गुणांक यानी परासरणी गुणांक, यानी कि फिर फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा? परासरणी गुणांक स्मॉल जी बराबर वन हाफ गुणांक का प्रेक्षित मान बटे चरम मान। लिख देंगे वन हाफ गुणांक के का प्रेक्षित मान वटे वन हाफ का चरम मान। वन हाफ गुणांक का चरम मान, वन हाफ गुणांक का चरम मान। तो ये तो फार्मूला हो गया बच्चों, इसे परासरणी गुणांक कहते हैं। तो नोट करिए बच्चों,